Hello my dear students, welcome back to my channel Ulha classes. Welcome to another video. तो अभी हम अपना चैप्टर कवर कर रहे हैं साउंड. तो ये साउंड का लेक्चर नंबर 5 है, जिसमें सबसे पहले हम अपना टॉपिक पढ़ेंगे रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड. रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड क्या होता है? जब कोई साउंड बाउंस बैक करती है, मतलब कि साउंड जब हम सुनते हैं दोबारा हमारे पास वही साउंड दोबारा सुनाई देती है. जैसे आपने टॉल बिल्डिंग वगैरह में देखा होगा, साउंड हमें दोबारा सुनाई देती है, जिसको हम बोल देते हैं गूंज रही है हमारी साउंड. ठीक है ना. उसी तरीके से रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड का एक टॉपिक है जिसको हम पढ़ते हैं. तो लिखा हुआ है साउंड बाउंसेस ऑफ अ सॉलिड और लिक्विड लाइक अ रबर बॉल बाउंसेस ऑफ अ वॉल. साउंड लिक्विड और सॉलिड से ऐसे बाउंस करती है जैसे आपने रबर बॉल को कभी फेंका होगा तो वो बाउंस करती है. रबर बॉल छोटी छोटी जो बॉल्स होती हैं उसको अगर आपने वॉल पे फेंका होगा तो वो बाउंस बैक करती है. इसी तरीके से साउंड भी बाउंस करती है जब वो किसी सॉलिड से या लिक्विड से टकराती है. ठीक है ना. लाइक लाइट साउंड गेट्स रिफ्लेक्टेड एट द सरफेस ऑफ अ सॉलिड और लिक्विड एंड फॉलोज द सेम लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन. लाइट की तरह ही साउंड गेट्स रिफ्लेक्टेड एट द सरफेस ऑफ सॉलिड और लिक्विड. लाइट भी जैसे रिफ्लेक्ट होती है, जैसे लाइट रिफ्लेक्ट होती है, ऐसे ही हमारी साउंड भी रिफ्लेक्ट होती है सॉलिड या फिर लिक्विड के सरफेस पे. और ये वो सेम लॉ फॉलो करती है जो लाइट फॉलो करता है, जो कि है लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन. ठीक है ना. लाइक लाइट साउंड गेट्स रिफ्लेक्टेड एट द सरफेस ऑफ अ सॉलिड और लिक्विड. मतलब कि साउंड रिफ्लेक्ट करती है किस पे, सरफेस पे टकरा के, सॉलिड और लिक्विड के सरफेस पे. और एंड फॉलोज द सेम लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, और सेम लॉ फॉलो करती है जो कि लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन. ठीक है ना. द डायरेक्शन इन विच द साउंड इज इंसिडेंट एंड इज रिफ्लेक्टेड मेक्स इक्वल एंगल विद द नॉर्मल to the reflecting surface at the point of incidence and the three are in the same plane. मतलब कि डायरेक्शन इन विच द साउंड इज इंसिडेंट, जिस डायरेक्शन में हमारी साउंड इंसिडेंट हो रही है. इंसिडेंट का मतलब जिस डायरेक्शन में वो जा रही है, और रिफ्लेक्ट का मतलब जिस डायरेक्शन से वो वापस आ रही है. ठीक है. वो इक्वल एंगल बनाएंगे नॉर्मल के साथ. जैसे कि अब हम देखते हैं, यहीं पर देख लो, ये एक है, ये यहाँ से ऐसे ये इंसिडेंट हुई. ठीक है ना. ये रिफ्लेक्ट बैक ऐसे हो गई. ठीक है. ये गई, ये रिफ्लेक्ट हो गई. जो जाती है वे लाइट हम उसको बोलते हैं इंसिडेंट, और जो आती है उसको हम बोलते हैं रिफ्लेक्टेड. ये दोनों सेम एंगल बनाएंगे नॉर्मल से. ये बीच में इनका क्या देता है, नॉर्मल. जितना इंसिडेंट रे नॉर्मल से एंगल बनाएगी उतना ही रिफ्लेक्टेड रे नॉर्मल से एंगल बनाएगी. और जो तीनों होते हैं, मतलब कि इंसिडेंट रे, नॉर्मल रे एंड द नॉर्मल, ये तीनों एक ही प्लेन में लाई करते हैं. ठीक है ना. तो देखो क्या है, द डायरेक्शंस इन विच द साउंड इज इंसिडेंट, जिस डायरेक्शन में साउंड इंसिडेंट हो रही है, एंड इज रिफ्लेक्टेड, और जिस डायरेक्शन में साउंड रिफ्लेक्ट हो रही है, दोनों इक्वल एंगल बनाते हैं विद द नॉर्मल टू द रिफ्लेक्टिंग सरफेस एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंट. दोनों नॉर्मल से इक्वल एंगल बनाते हैं. ठीक है ना. एंड आर इन द थ्री आर इन द सेम प्लेन. और जो ये तीनों होते हैं, तीन कौन कौन, नॉर्मल, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टर रे, ये तीनों सेम प्लेन में होते हैं. ठीक है ना. एन ऑब्स्टेकल ऑफ लार्ज साइज विच मे बी पॉलिश्ड और रफ इज नीडेड फॉर द रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड वेव. अगर हमें साउंड वेव को रिफ्लेक्ट कराना है तो हमारे पास एक लार्ज साइज़ का ऑब्स्टेकल होना चाहिए. ऑब्स्टेकल मतलब कि हम बोल सकते हैं एक लार्ज साइज़ का, हम बोल देते हैं कोई बोर्ड होना चाहिए जो कि पॉलिश्ड हो या फिर रफ हो. जब कोई हमारी साउंड उस पर जाके इंसिडेंट करेगी तो वो बाउंस बैक होगी ना उस पर लग के, तो इसको हम बोल देते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड. रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड के लिए हमें क्या चाहिए, एक ऑब्स्टेकल चाहिए लार्ज साइज़ का, जो कि पॉलिश्ड हो या फिर रफ हो. ठीक है ना. तो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है इको. इको क्या होता है? इफ़ वी शाउट और क्लैप नियर अ सुटेबल रिफ्लेक्टिंग ऑब्जेक्ट सच एज अ टॉल बिल्डिंग और अ माउंटेन, वी विल हियर द सेम साउंड अगेन अ लिटल लेटर. इसका मतलब क्या है? अगर आप किसी टॉल बिल्डिंग में या फिर माउंटेन्स पे जाके शाउट करते हो या क्लैप करते हो तो हमने बहुत बार ऑब्जर्व किया है, तो हमारी वॉइस हमें दोबारा सुनाई देती है. तो जो हमारी वॉइस हमें दोबारा सुनाई देती है उसी को हम क्या बोल देते हैं, इको.
ठीक है ना। तो लिखा हुआ है इफ़ वी शाउट और क्लैप नियर अ सुइटेबल रिफ्लेक्टिंग ऑब्जेक्ट, जैसे कि टॉल बिल्डिंग्स या फिर माउंटेन्स पे, वी विल हियर द सेम साउंड अगेन अ लिटल लेटर, कुछ टाइम बाद हमें वही साउंड, अपनी साउंड दोबारा सुनाई देती है। इसी साउंड, जब हमें अपनी साउंड दोबारा सुनाई देती है उसी को हम क्या बोल देते हैं, इको। ठीक है ना। दिस साउंड विच वी हियर इज कॉल्ड एन इको, इसको हम क्या बोल देते हैं, इको। द सेंसेशन ऑफ साउंड परसिस्ट इन अवर ब्रेन फॉर अबाउट 0.1 सेकेंड। द सेंसेशन ऑफ साउंड परसिस्ट इन अवर ब्रेन फॉर अबाउट 1 सेकेंड, मतलब कि जब हमें साउंड सुनाई देती है वो हमारी ब्रेन तक 0.1 सेकेंड के बाद पहुंचती है। ठीक है ना। To hear a distinct echo, the time interval between the original sound and the reflected one must be at least 0.1 second. अगर हमें डिस्टिंक्ट ईको को सुनना है तो हमारी ओरिजिनल साउंड है और जो रिफ्लेक्टेड साउंड है उन दोनों के बीच में टाइम इंटरवल कितना होना चाहिए, एटलीस्ट 0.1 सेकेंड का। ठीक है। टू हियर अ डिस्टिंक्ट ईको, the time interval between the original sound and the reflected one must be at least 0.1 second का होना चाहिए। ठीक है ना। If we take the speed of sound to be 344 meter per second at a given temperature, say that 22 degrees Celsius in air, the sound must go to the obstacle and reach back the ear of the listener on reflection after 0.1 second। इन्होंने बोला है कि अगर हम स्पीड ऑफ साउंड मतलब कि अज्यूम कर लेते हैं कि 344 मीटर पर सेकेंड है एट अ गिवन टेम्परेचर पे, वो टेम्परेचर कितना है 22 डिग्री सेल्सियस एयर में। ठीक है ना। द साउंड मस्ट गो टू द ऑब्स्टैकल एंड रीच बैक द ईयर, साउंड ऑब्स्टैकल पे जाके फिर दोबारा किसी ह्यूमन के ईयर तक जब पहुंचता है, ठीक है ना, उसका टाइम कितना होता है 0.1 सेकेंड का। तो लिखा है द साउंड मस्ट गो टू द ऑब्स्टैकल एंड रीच बैक द ईयर ऑफ द लिसनर ऑन रिफ्लेक्शन आफ्टर 0.1 सेकेंड, मतलब कि 0.1 सेकेंड के बाद हमें सुनाई देता है, इंस्टेंट सुनाई नहीं देता, हमें 0.1 सेकेंड के बाद सुनाई देता है। ठीक है ना। हैंस द टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय द साउंड फ्रॉम द पॉइंट ऑफ जनरेशन टू द रिफ्लेक्टिंग सरफेस एंड बैक शुड बी एटलीस्ट 34.4 मीटर। तो जो टोटल डिस्टेंस होता है हमारे, जहाँ से हमने पॉइंट ऑफ जनरेशन, मतलब कि जहाँ से हमने साउंड वेव को मतलब कि छोड़ा, जहाँ से इनिशियल पॉइंट है उसका, वहाँ से, और रिफ्लेक्टिंग बैक टू द ईयर, और जब वो रिफ्लेक्ट बैक करता है तो उसमें हमारे पास जो टोटल डिस्टेंस आएगा वो आएगा 34.4 मीटर का। ठीक है ना। आगे, दस फॉर हियरिंग डिस्टिंक्ट इकोज the minimum distance of the obstacle from the source of sound must be half of this distance, that is 17.2 मीटर। अगर हमें डिस्टिंक्ट इकोज को सुनना है तो हमारे पास मिनिमम डिस्टेंस किसका होना चाहिए, मिनिमम डिस्टेंस ऑब्स्टेकल और सोर्स ऑफ साउंड में कितना होना चाहिए, जो हमारे पास डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस आया था ना, उसका हाफ होना चाहिए। अगर हमें डिस्टिंक्ट इकोज सुनना है, अगर हमें डिस्टिंक्ट इको सुनना है तो ऑब्स्टेकल और सोर्स ऑफ साउंड में जो मिनिमम डिस्टेंस होना चाहिए वो हाफ होना चाहिए हमारा टोटल डिस्टेंस का। टोटल डिस्टेंस कितना होना चाहिए, 34.4, तो इसका हाफ में होना चाहिए हमारा ऑब्स्टेकल और सोर्स ऑफ साउंड के बीच में डिस्टेंस, जो कि होता है 17.2 मीटर। ठीक है ना। दिस डिस्टेंस विल चेंज विद द टेम्परेचर ऑफ एयर, ये डिस्टेंस चेंज होगा जैसे जैसे एयर का टेम्परेचर चेंज होगा। ठीक हो। Echoes may be heard more than once due to successive or multiple reflection. Echoes हमें कई बार, बहुत बार भी सुनाई देते हैं। जैसे अगर हम कहीं सुनी जगह पे जाते हैं तो हमारी आवाज़ एक बार के बजाय हमें 2-3 बार सुनाई देती है। ठीक है ना। उसको हम बोल देते हैं मल्टीपल इकोज, मल्टीपल रिफ्लेक्शन के बाद हमें सुनाई देती है। तो इकोज में बी हर्ड मोर देन वंस ड्यू टू सक्सेसिव और मल्टीपल रिफ्लेक्शन, जो हमारी वॉइस गई है उसकी मल्टीपल रिफ्लेक्शंस हुई। ठीक है। जब मल्टीपल रिफ्लेक्शंस हुई तो हमें मल्टीपल इकोज सुनाई दी। द रोलिंग ऑफ थंडर इज ड्यू टू द सक्सेसिव रिफ्लेक्शन ऑफ द साउंड फ्रॉम अ नंबर ऑफ रिफ्लेक्टिंग सरफेस। जब थंडर की हमें आवाज़ सुनाई देती है तो वो भी सक्सेसिव रिफ्लेक्शन की वजह से ही होती है। ठीक है ना। रिफ्लेक्टिंग सरफेस, उसमें क्या आ जाएगा, क्लाउड्स आ जाएंगे, लैंड्स आ जाएंगे, तो इसकी वजह से हमें वही साउंड दोबारा सुनाई देती है।
ठीक है। अगर हम इस टॉपिक को अब कंक्लूड करें तो हमारे पास इको क्या है। इको क्या है, जब हम किसी सुनी जगह पर जाते हैं, शांत जगह पर जाते हैं, तो हमारी आवाज़ हमें दोबारा सुनाई देती है, तो उसको हम क्या बोल देते हैं, इको। ठीक है। और जो हमारे पास हमारे जो साउंड है, ठीक है, वो हमारे ब्रेन में 0.1 सेकेंड के बाद पहुंचेगी। ठीक है ना। तो टोटल अगर हम टेक करते हैं स्पीड ऑफ साउंड 344, ठीक है ना, तो टोटल डिस्टेंस कितना आ जाएगा, 344 को 0.1 सेकेंड से मल्टीप्लाई करेंगे 34.4 मीटर हमारा टोटल डिस्टेंस आ जाएगा। ठीक है ना। सोर्स ऑफ साउंड से रिफ्लेक्शन होके फिर बैक टू सोर्स ऑफ साउंड तक गई, तो इसका टोटल डिस्टेंस आ जाएगा 34.4 मीटर। ठीक है ना। अगर हमें डिस्टिंक्ट इकोज को सुनना है तो मिनिमम डिस्टेंस होना चाहिए, किस में मिनिमम डिस्टेंस होना चाहिए, ऑब्स्टेकल में और सोर्स ऑफ साउंड में, जो कि है 17.2 मीटर। जैसे जैसे एयर का टेम्परेचर चेंज होता जाएगा, ये डिस्टेंस 17.2 मीटर जो डिस्टेंस निकाला है ये भी चेंज होता जाएगा। ठीक है ना। तो ये बस यही है इस टॉपिक में। तो नेक्स्ट अब हमारा टॉपिक है रेवर्बरेशन। ठीक है। तो देखो क्या है, अ साउंड क्रिएटेड इन अ बिग हॉल विल परसिस्ट बाय रिपीटेड रिफ्लेक्शन फ्रॉम द वॉल्स अंटिल इट इज रिड्यूस्ड टू अ वैल्यू वेयर इट इज नो लॉन्गर ऑडिबल। किसी बिग हॉल में अगर हम जाते हैं तो हमारे पास जो साउंड है वो रिपीटेड रिफ्लेक्शन की वजह से हमें दोबारा बार बार सुनाई देती है, और वो बार बार तब तक सुनाई देती रहती है जब तक हम उसकी ओरिजिनल जो हमारे पास वॉइस है उसको बिल्कुल रिड्यूस ना कर दें। ठीक है ना, कि हमें अब वो सुनाई देनी बंद कर जाए, तब वो उसकी रिपीटेड रिफ्लेक्शन बंद हो जाएंगी, उसके बाद हमें वो साउंड दोबारा सुनाई नहीं देगी। ठीक है ना। तो अ साउंड क्रिएटेड इन अ बिग हॉल विल परसिस्ट बाय रिपीटेड रिफ्लेक्शंस की वजह से हमें दोबारा दोबारा साउंड सुनाई देती है, और वो तब तक सुनाई देती है अनटिल इट इज़ रिड्यूस टू अ वैल्यू, जब तक हम उसकी वैल्यू बिल्कुल रिड्यूस कर देंगे कि अब वो हमें दोबारा सुनाई ना दे। द रिपीटेड रिफ्लेक्शन दैट रिजल्ट इन दिस परसिस्टेंस ऑफ साउंड इज कॉल्ड रिवर्बरेशन। जो रिपीटेड रिफ्लेक्शन की वजह से हमें दोबारा दोबारा आवाज़ सुनाई दे रही है, ठीक है, उसी को हम क्या बोल देते हैं, रेवर्बरेशन। जब रिपीटेड रिफ्लेक्शंस हो रही हैं, तो वो जब रिपीटेड रिफ्लेक्शंस हो रही हैं तो हमें हमारी आवाज़ दोबारा दोबारा सुनाई देगी। ठीक है। जब वो आवाज़ दोबारा दोबारा सुनाई देगी तो उसको हम क्या बोल देते हैं, रेवर्बरेशन। ठीक है। इन एन ऑडिटोरियम और अ बिग हॉल एक्सेसिव रेवर्बरेशन इज हाईली अनडेजायरेबल। अब ऑडिटोरियम या फिर बिग हॉल में जाते हैं तो एक्सेसिव रेवर्बरेशन होती है, ठीक है ना, जो बहुत ज़्यादा इरिटेट करती है हमें कि दोबारा दोबारा वही आवाज़ दोबारा से आना। तो इसको कम करने के लिए, टू रिड्यूस रेवर्बरेशन, द रूफ एंड द वॉल्स ऑफ द ऑडिटोरियम आर जनरली कवर्ड विद साउंड एब्जॉर्बेंट मटीरियल लाइक कंप्रेस्ड फाइबर बोर्ड, रफ प्लास्टर और ड्रेपरीज। ठीक है। अब उसको कम करने के लिए जो ऑडिटोरियम की वॉल्स और रूफ होती हैं उसमें हम साउंड एब्जॉर्बेंट मटेरियल लगा देते हैं। साउंड एब्जॉर्बेंट मटेरियल जैसे कि कंप्रेस्ड फाइबर बोर्ड, ठीक है, या फिर रफ प्लास्टर हम कर देते हैं, या फिर हम बोल सकते हैं रफ प्लास्टर को ड्रेपरीज भी बोल सकते हैं। ठीक है ना। द सीट मटीरियल आर ऑल्सो सिलेक्टेड ऑन द बेसिस ऑफ देयर साउंड एब्जॉर्बिंग प्रॉपर्टी। जो उनकी ऑडिटोरियम की सीट्स होती हैं, जो सीट का मटीरियल होता है, जिस मटीरियल से सीट्स बनी होती हैं, वो भी ऐसे सिलेक्ट की जाती हैं कि उनका जो मटीरियल होता है ना वो भी साउंड एब्जॉर्बिंग प्रॉपर्टी पे बेस्ड होता है। ठीक है ना। अगर ऑडिटोरियम में यहाँ पर हमें रेवर्बरेशन रिड्यूस करना है तो रिड्यूस हम कैसे करेंगे, उसकी वॉल्स और जो उसकी रूफ है उसमें हम साउंड एब्जॉर्बेंट मटेरियल लगा देंगे। ठीक है। जिसकी वजह से हमारे पास वो रिपीटेड रिफ्लेक्शन नहीं होगी। ठीक है ना। या फिर जो सीट होती हैं ऑडिटोरियम वगैरह की, उसमें भी हम कौन सा मटेरियल यूज़ करते हैं, साउंड एब्जॉर्बिंग प्रॉपर्टी वाला। ठीक है ना। आज हमारे 3 टॉपिक कवर हो गए, रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड, इको एंड रेवर्बरेशन। ठीक है। होप सो आपको समझ आए होंगे। अगर कोई भी प्रॉब्लम है, लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। Thank you so much for watching, and please don't forget to like, comment and share and subscribe my YouTube channel Ulhaq Classes. Thank you so much.